तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? जैसा कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे सारे चैप्टर्स के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब जो भी केमिस्ट्री का पार्ट है क्लास 10th का, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट है जिनके आने के चांसेस हैं, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है बेंजीन का और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये सीबीएसई 2017, 21 और 23 तीन बार आ रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है हमारे बेंजीन का। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारे बेंजीन का वो होता है C6H6। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हम लोगों को इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है। तो देखो किस तरह से करोगे, ऐसे होती है साइक्लिक फॉर्म में, और इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से। और ये जो डॉट है यहाँ पे, मतलब ये क्या है, कार्बन। बाकी हमें वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करनी होती है, हाइड्रोजन से। कार्बन की 4 वैलेंसी है, बाकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं, इस तरह से। ये स्ट्रक्चर होती है हमारी बेंजीन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोगों से, कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई। आप लोगों से पूछा हुआ है जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, उसका रीजन पूछा हुआ है कि क्यों होता है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, 2012 में, 17, 22 काफी बार आ रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोगों को ये पता है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक या कोवलेंट। ये चीज हम लोगों को पता है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, ठीक है। जो कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हम लिख सकते हैं कार्बन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट, कोवलेंट कंपाउंड्स। तो उनके बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कम होता है, लो होता है कोवलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि जो कार्बन होता है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, दो एटम के कंपाउंड में। तो अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनका जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाते हैं इजिली। तो इसलिए हम कह सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कार्बन के कंपाउंड्स का, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ रखा है आप लोगों के एग्जाम्स में, तो थोड़ा ध्यान देना इसको भी ना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द कॉमन सॉल्ट दैट यू यूज इन योर फूड। आप लोगों को सिर्फ एसिड और बेस बताना है जिससे मिलके आपका कॉमन सॉल्ट बना हुआ है जो आप खाने में यूज करते हो। फिर क्या बोला हुआ है, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट। वो जो सॉल्ट है जो कॉमनली हम यूज करते हैं फूड में, उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है और उसका नेम बताना है। फिर इसी में आगे क्वेश्चन कंटिन्यू है, व्हाट इज रॉक सॉल्ट। आप लोगों से पूछा हुआ है कि रॉक सॉल्ट कौन सा होता है, मेंशन इट्स कलर एंड रीजन। उस रॉक सॉल्ट का कलर क्या है और उस कलर के पीछे का रीजन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका, ये 2019, 21 और 23 में आ रखा है। बताओ कौन सा सॉल्ट होता है जो हम नॉर्मली खाने में यूज करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल से आप लोगों को आता होगा, बताओ कौन सा सॉल्ट है जो हम खाने में यूज करते हैं। वो होता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये किससे मिलके बना हुआ होता है हमारे, NaOH से और HCl से, ठीक है। NaOH और HCl से मिलके क्या बनेगा, NaCl। तो आप लोगों से पूछा हुआ है आइडेंटिफाई एसिड और बेस, मतलब एसिड और बेस बताना है जिससे मिलके NaCl बना है। तो एसिड तो क्या हो गया हमारा, HCl, और बेस क्या हो गया, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला ये हो गया, केमिकल नेम ये हो गया, सॉल्ट हमारा कॉमन सॉल्ट। और फिर पूछा हुआ व्हाट इज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं हम लोग, सेंधा नमक जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
रॉक सॉल्ट, वो क्या होता है बेसिकली? डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट, उसके डिपॉजिट्स होते हैं। फिर पूछा हुआ है उसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है हमारे ब्राउन। और कलर के पीछे का रीजन पूछा हुआ है, रीजन क्या हो गया इसका? ड्यू टू इम्प्योरिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। अगर हम बाद में अगर इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो वापस क्या बन जाता है? कॉमन सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट बन जाता है। ये नॉर्मली होता है सेंधा नमक आपका, ये ब्राउन से कलर का होता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। अगर आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इसका कलर क्या हो जाता है? व्हाइट, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, जो हम नॉर्मली फूड में यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ये 2019 में, 23 में काफी बार आ रखा है। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में बताना है। क्या बताना है? 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है, टेबल की फॉर्म में बताना है 3 केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके बेस पे आप मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, नॉर्मल डिफरेंस लिखाते हैं मेटल नॉन मेटल में, कि मेटल में ये होता है, नॉन मेटल में ये होता है। अब ध्यान देना, केमिकल डिफरेंस लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2014 और 19 में आ रखा है। बताओ कोई 3 केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके बेस पे आप मेटल को नॉन मेटल से डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो, एक साइड हम लिख देते हैं मेटल, एक साइड हो गया हमारा नॉन मेटल। अब ये बताओ मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक या फिर बेसिक? ये चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे। तो हम लिख सकते हैं मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं नेचर में। ये आप थ्योरी लाइन के फॉर्म में लिख लेना, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और दूसरी साइड जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में। ये चीज आप ध्यान रखना, मेटल के तो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। अब देखो, इसके ऑक्साइड्स बेसिक हैं तो ये लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेड से ब्लू में। लिटमस को ये कन्वर्ट करेंगे रेड से ब्लू में, और इस साइड क्या होगा? ये फर्स्ट है, इस साइड उसका उल्टा हो जाएगा, ये ब्लू को रेड में करेंगे। ठीक है, और तीसरा डिफरेंस क्या ले सकते हैं हम लोग? इसके रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस। और इस साइड ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। तो 3 डिफरेंस कौन से हो गए आप लोगों के? मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, और दूसरी साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये बेसिक नेचर के होते हैं तो ये लिटमस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, ये एसिडिक है तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे। 2 पॉइंट्स तो ये हो गए। तीसरा क्या होगा? मेटल की रिएक्शन जब आप डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हो तो सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, पर नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ठीक है, तो ये 3 मेन डिफरेंस हो गए मेटल और नॉन मेटल में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स विद Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, आइडेंटिफाई द मेटल एक्स। अब देखो, आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि कोई मेटल एक्स है, ये हमारा मेटल है एक्स, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई Fe2O3 के साथ। ठीक है, तो क्या होता है? ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है बहुत, एंड इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक, और ये रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के काम आती है। और क्या पूछा हुआ है आप लोगों से? आइडेंटिफाई द मेटल एक्स। ये एक्स आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन भी 2016 और 23 में आया हुआ है। आप किसकी रिएक्शन कराओगे? मेटल कौन सा लेंगे हम इसमें? इसमें लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम Fe2O3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? ये Al इसके साथ जुड़ जाता है,
क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और साथ में Fe बाहर निकल जाएगा, और ये एक्सोथर्मिक है तो हीट भी होगी। ठीक है, ये रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के काम आता है। और इस रिएक्शन का एक नेम भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, जो मेटल है हमारा एक्स, वो होता है हमारा एल्यूमिनियम। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम Fe2O3 के साथ। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाई आर डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन हार्ड वाटर, एक्सप्लेन। ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं हम हमारे, उसको प्रेफर क्यों करते हैं हम सोप की जगह पे, जब हमें क्लोथ्स को वॉश करना होता है, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट को क्यों प्रेफर करते हैं, सोप क्यों नहीं यूज करते। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का 2014 और 15 में आ रखा है। इसका रीजन ये है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में। वो ना स्कम का फॉर्मेशन नहीं करते, जो व्हाइट रेजिड्यू होता है उसका फॉर्मेशन नहीं करते जो डिटर्जेंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं। अगर हम सोप का यूज करते हैं ना, तो वो स्कम फॉर्म कर देते हैं, व्हाइट जो रेजिड्यू होता है वो फॉर्म करते हैं, इसलिए हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव होते हैं, सोप नहीं होते, वो स्कम बना देते हैं। देखो, जो डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे, वो इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में। उनके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है ना, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड दे डोंट फॉर्म स्कम। जो व्हाइट रेजिड्यू होता है स्कम हमारा, वो फॉर्म नहीं करते डिटर्जेंट्स, इसलिए हम लोग क्लोथ्स को वॉश करने के लिए डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट। कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर सॉलिड स्टेट में नहीं करते। ये सीबीएसई 2014 और 23 में आ रखा है। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले एक दो बार करवा रखा है। बताओ क्या रीजन है इसका। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो, जो हमारी सॉलिड स्टेट होती है ना, तो उसमें कोई फ्री आयंस नहीं होते, नो फ्री आयंस। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्री आयंस चाहिए होते हैं ना, ताकि वो मूव करे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। पर जो सॉलिड स्टेट है, जैसे एग्जांपल ले लो, हमारा NaCl ले लिया हमने कोई आयनिक कंपाउंड का, इसकी एकदम पैक्ड स्ट्रक्चर होगी इस तरह से। जो पार्टिकल्स है ना, मतलब है इसमें आयंस है, वो मूव नहीं कर सकते इधर उधर, एकदम फिक्स पैक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई फ्री आयंस नहीं है मूव करने के लिए। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और जो मोल्टन स्टेट होती है, या फिर कह सकते हैं हम एक्वस स्टेट होती है, उसमें उनके पास फ्री आयंस होते हैं। जैसे ये Na+ में टूट गया और ये Cl नेगेटिव में, फ्री आयंस होते हैं इसके पास, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में नहीं करते क्योंकि इनके पास फ्री आयंस नहीं होते, बिल्कुल पैक्ड स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला लिखना है आप लोगों को। आगे पूछा हुआ है, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड। इसकी प्रिपरेशन लिखनी है, मतलब किससे आप प्रिपेयर कर सकते हो ब्लीचिंग पाउडर को। फॉर व्हाट पर्पज इज इट यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, और किस पर्पज के लिए हम इसको ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं, पीने वाले पानी के लिए क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का 2013 और 16 में आया हुआ है। चलो बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा होता है हमारा ब्लीचिंग एजेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं आप लोगों से, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये होता है हमारा ब्लीचिंग एजेंट। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कोई कॉमन नाम बता सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक कॉमन नेम भी होता है, किस नाम से जाना जाता है इसको जनरली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है जनरली, केमिस्ट्री में हम इसको किस नाम से जानते हैं। इसका कॉमन नेम होता है हमारे स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम से जाना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करा दें तो क्या बनेगा, CaOCl2, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन।
आगे पूछा हुआ है फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में क्यों क्यों यूज किया जाता है इसको, यही बता देती हूँ उसका, टू डिसइंफेक्ट मतलब क्लीन करने के लिए, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, टू डिसइंफेक्ट मतलब ठीक है, वाटर को क्लीन करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं, वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर। NaOH होता है जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आप लोगों को केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फिर पूछा हुआ है व्हाई इज दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोलते हैं। और इन दिस प्रोसेस नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स गिवन ऑफ एट ए एनोड और बी कैथोड, मतलब एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है। ये आपके 2015 और 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जब हम NaCl की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, मतलब H2O के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा हम लोगों का NaOH और साथ में Cl2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन H2। ये रिएक्शन होती है हमारी, हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी, बैलेंस करके लिखनी है हमेशा, ये इतना तो आप लोग कर ही लोगे, इतना तो आप लोगों को आता होगा ना बैलेंसिंग करना, तो ये खुद से करना, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन लिखोगे तो बैलेंस करके लिखना है इसको। ठीक है, फिर पूछा हुआ है इसको हम लोग क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोलते हैं। क्लोर एल्कलाई क्यों बोलते हैं, क्लोर का मतलब किससे हो गया हमारे क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन गैस निकलती है ना इसलिए। और एल्कलाई, एल्कलाई मतलब बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बेस कौन सा है हमारा NaOH। एल्कलाई मतलब वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो ये रीजन है इसलिए हम इसको क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं। फिर क्या पूछा हुआ है इन दिस प्रोसेस नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स गिवन ऑफ एट एनोड और बी कैथोड, मतलब एनोड पे क्या बनता है हमारे और कैथोड पे क्या बनता है। तो जो हमारा क्लोरीन गैस है Cl2 है, ये बनती है हम लोगों के एनोड पे, और जो हाइड्रोजन गैस है ये बनती है कैथोड पे। ठीक है, ये था हमारा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, NaOH की प्रिपरेशन में बोलते हैं, यूज होता है ये ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोर एल्कलाई। क्लोर का मतलब क्लोरीन और एल्कलाई मतलब वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे NaOH, NaOH बन रहा है ना इसमें। ठीक है, अगला है हम लोगों का व्हाट इज मीन्ड बाय होमोलोगस सीरीज, मतलब जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका क्या मतलब होता है। फिर पूछा हुआ है राइट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन का जनरल फार्मूला बताना है आप लोगों को, ये तो बहुत बार पेपर में आया हुआ है होमोलोगस सीरीज का, तो 14 15 16 19 4 5 बार आ रखा है ये बोर्ड एग्जाम में, तो इसका तो अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बता सकते हो क्या होता है होमोलोगस सीरीज कार्बन कंपाउंड्स में। देखो, वो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम, और जो टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला, एक फिर उसके दूसरा फिर तीसरा, ऐसे जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स है उसमें डिफर होता है, मतलब डिफरेंस होता है, डिफर बाय CH2 यूनिट, CH2 से डिफर करते हैं। पहला जो मेंबर है फिर जो नेक्स्ट मेंबर आएगा ना, उन दोनों में CH2 का डिफरेंस होगा, मतलब एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। ठीक है, जैसे पहला ले लिया हम लोगों ने CH4, अब इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें CH2 बढ़ के आएगा C2H6, ऐसे इस तरह से। ठीक है, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में, वो होते हैं हमारे होमोलोगस सीरीज। फिर पूछा मैं आप लोगों से एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे CnH2n, n क्या रिप्रेजेंट करता है कार्बन का नंबर। ठीक है, और एल्काइन का होता है हमारे CnH2n-2। अब एल्केन रह गया, उसका भी बता ही दो, तो एल्केन का होगा हमारे CnH2n+2, एल्केन +2 एल्काइन -2 और एल्कीन CnH2n, ये होगा एक जनरल फॉर्मूला हमारे। और होमोलोगस सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस हो टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, ये काफी बार आ रखा है आप लोगों के होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस बताना है आप लोगों को। 2013, 23 और भी काफी बार आ रखा है ये क्वेश्चन। ये मैंने आप लोगों को पहले भी करा रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो एक साइड लिख लेते हैं रोस्टिंग और एक हो गया हमारा कैल्सिनेशन। बताओ क्या डिफरेंस होता है? कौन इसमें से कार्बोनेट ओर के लिए यूज किया जाता है और कौन सल्फाइड ओर के लिए? तो जो रोस्टिंग होता है हमारा वो हम लोग यूज करते हैं सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर। ठीक है। और ये वाला हम लोग करते हैं जो कैल्सिनेशन है वो होता है हमारा कार्बोनेट ओर के लिए। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो, जैसे सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, ऐसे याद रख लो। और इसका रखना है तो आर, आर के बाद क्या आता है? एस। तो रोस्टिंग हो गया सल्फाइड ओर के लिए। ठीक है। तो रोस्टिंग को हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं और कैल्सिनेशन को कार्बोनेट ओर के लिए। और क्या डिफरेंस है? इसमें जो एयर का सप्लाई होता है वो ज्यादा होता है, एक्सेस एयर में यूज, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। और ये क्या होता है? एयर की एब्सेंस में होता है या फिर लिमिटेड सप्लाई। देती हूँ लिमिटेड सप्लाई। ठीक है, इसकी एयर की। और रिएक्शन भी बता ही देते हैं चलो अब। देखो जैसे हम एग्जांपल ले लिया हमने जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, इसकी रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन गया? जिंक का ऑक्साइड और साथ में SO2। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टिंग। और दूसरी साइड अगर हमें कार्बोनेट कैल्सिनेशन का देखना है तो जैसे जिंक का कार्बोनेट ले लिया, इसमें एयर का कम होती है, मतलब लिमिटेड सप्लाई होती है, एब्सेंस ही होती है एक तरह से। तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड और CO2। ये होता है हमारा कैल्सिनेशन। ये मेन डिफरेंस है हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। जो रोस्टिंग होता है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज करता है और जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट ओर के लिए। और दूसरा डिफरेंस क्या है? रोस्टिंग में एक्सेस सप्लाई होती है एयर की और कैल्सिनेशन में एब्सेंट होती है एयर, या फिर कह सकते हो बहुत लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की। ये रिएक्शन से बता दिया आप लोगों को। ठीक है। अगला है हम लोगों का राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। इथीन का फॉर्मूला लिखना है आप लोगों को, ये भी बहुत बार आ रखा है एग्जाम्स में। देखो क्या फॉर्मूला होता है इथीन का? ईन है, मतलब क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ये डिफरेंस तो बताना आप लोगों को, एन ईन आइन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ईन डबल बॉन्ड और आइन ट्रिपल बॉन्ड। और एथ, एथ वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? कितने कार्बन के लिए? मिथेन, इथेन, प्रोपेन ऐसे होते हैं ना। मैथ, एथ, एथ होता है हमारे दो कार्बन के लिए, तो ये दो कार्बन लगा दिए। और ईन है मतलब डबल बॉन्ड आएगा इनके बीच में, ये लगा दिया। अब बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन से। कार्बन की चार वैलेंसी होती है, दो डबल बॉन्ड से हो गई, एक इधर हाइड्रोजन आ गया, एक इधर, सेम इसी तरह भी एक इधर और एक इधर। क्या बन गया हमारा? C2H4। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? इथीन का। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। अगर हम CO2 गैस पास करेंगे लाइम वाटर के साथ तो क्या रिएक्शन होगी, मतलब क्या होगा? ये क्वेश्चन आ रखा है 2013 और 17 में। तो देखो पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लाइम वाटर होता क्या है। क्या होता है हमारा लाइम वाटर? लाइम वाटर होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का 2। इसकी रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कौन सा कलर का होता है? वाइट। ठीक है, ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों से रिएक्शन नहीं, आप लोगों से पूछा हुआ क्या होगा, व्हाट हैपेंस। तो आप लोगों को थ्योरी की स्टेटमेंट में लिखना होगा इस तरह से कि अगर हम CO2 गैस पास करते हैं लाइम वाटर से तो लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की। क्यों हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आप लिख सकते हो ना ये इतना तो। व्हेन लाइम वाटर ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये रिएक्शन लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। आप लोगों से पूछा हुआ है कि नॉर्मली तो जो मेटल्स होता है ना उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, किसी एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो। पूछा हुआ है कि
अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तब हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होती, बाहर नहीं निकलती। तो इसका क्या रीजन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2016 में 23 में आ रखा है। देखो जनरली तो जो एसिड की रिएक्शन हम मेटल से कराते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है, पर नाइट्रिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता। पहले तो मैं ये पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड होता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का, HNO3। तो ऐसा क्यों होता है कि हम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती? क्योंकि जो HNO3 होता है ना हमारा, वो क्या होता है, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, ये H2O में कन्वर्ट कर देगा या NO2 में, N2O में, इस तरह से, क्योंकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर दो दो केस ऐसे हैं जिसमें इवॉल्व होती है, तो आप लिख सकते हो एक्सेप्ट मैग्नीज और मैग्नीशियम। बाकी किसी में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी अगर HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो, मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो, इन दोनों में होती है। तो इसका रीजन क्या है मेन, क्योंकि जो HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो ये H2O में कन्वर्ट कर देता है इसको, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही कवर करते हैं, बाकी की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के, मेटल्स नॉन मेटल्स के, वो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करवा दूंगी प्रीवियस ईयर्स में जो भी आ रखे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज के सेशन में आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो केमिस्ट्री का, साइंस के रिगार्डिंग, मतलब क्लास 10th के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।